हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे थे उसका टाइटल था द वेस्ट वाइन। वेस्ट वाइन जो जैसा कि इसके टाइटल से इसका मीनिंग शो हो रहा है कि पश्चिम से चलने वाली एक हवा जो पूरब की तरफ बहती है वो किस प्रकार से किन किन क्वालिटीज और किन किन रिलेशंस को यहाँ जो पोइट है वो शो करने का प्रयास कर रहा था। तो हमने पोएम को जब स्टार्ट किया था उस टाइम बताया था कि ये जो पोएम है ये एक एग्जाम्पल है ओड का। ओड क्या है? और एक लिटरेरी टर्म है एग्जैक्ट सोनेट। सोनेट भी एक लिटरेरी टर्म है। और में हम किसी पर्सन या थिंग को एड्रेस करते हैं, करेक्ट। जबकि सोनेट में जो एक प्रकार का क्राइटेरिया था वो 8 लाइन का एक ऑक्टेव और 6 लाइन का एक सेस्टेट बना के हम एक सोनेट का क्रिएशन करते थे। जबकि यहाँ पर ऑड में क्या किया गया है, इस पोएम के बारे में यदि हम बात करें तो ये ट्रिपलेट से लिखी गई है, करेक्ट। हमने उस दिन इस बारे में डिस्कस किया था कि द पोएम हैज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, करेक्ट। पोएम को 2 भागों में डिवाइड किया गया था बेसिस ऑन द थीम। अगर थीम की बात करें या थीम को आधार माने तो इस पोएम को 2 भागों में हमने विभाजित किया था, ठीक है। और इसमें जब थीम के बारे में कहा कि 2 पार्ट्स, ये तो थीम को कहा गया था। और वैसे पोएम को कितने भागों में, इसके 5 कनॉट्स पार्टीशन किए गए थे ना। और अब जो हम पढ़ रहे थे वो फर्स्ट कनॉट्स पढ़ रहे थे। इट मींस एक कनॉट्स जो है वो कितनी लाइंस का था? 14 लाइंस। 14 लाइन से हमें समझ में आया कि ये हमारा क्या था? सोनेट नहीं, ये एक लाइन बेसिस सोनेट हो सकता है लेकिन सोनेट का एग्जाम्पल नहीं था, करेक्ट। क्योंकि इसमें जो मीटर था वो आयम्बिक यूज नहीं हो रहा था, ठीक है। इसकी राइम स्कीम भी सोनेट से चेंज थी, इसलिए ये थोड़ी लार्ज स्केल की पोएम है। क्योंकि 5 कनॉट्स का मतलब ईच कनॉट्स हैव 14 लाइंस, तो 14 इंटू 5 इजिकल टू 70। इट मीन्स काफी लार्ज पोएम है। आज केवल पहला कनॉट कंप्लीट होने वाला है, ऐसे भी 4 कनॉट्स और भी इसके बाकी हैं। अगर हम फर्स्ट कनॉट्स की स्टार्टिंग पोएम के बारे में डिस्कस करें तो जो वेस्ट वाइन थी वो किस प्रकार वहां बहती है और क्या क्या चीजें उसे प्रभावित करती हैं या किस प्रकार से वो लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, इस सारे विषय को हम डिस्कस करने जा रहे थे। हमने पढ़ा था कि हर कनॉट्स की एक खूबसूरती है, एक विशेषता है कि इसके जो स्टार्टिंग के 3 ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स 3 पंक्तियों का समूह होता है, हमने पढ़ा था। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि 2 पंक्तियों के समूह को कपलेट्स कहा जाता है, जबकि 3 पंक्तियों के जो समूह है एक पोएम का वो ट्रिपलेट्स कहलाता है ना। और टिजरा राइमा करके इसका थीम हमने बताया था, जिसको इसमें लिखा गया है। राइम स्कीम इसकी टिजरा राइमा करके थी। तो हम अगर बात करें इसके फर्स्ट स्टेंजा की तो हम बात कर रहे थे वेस्ट वाइन के बारे में। उसे किस प्रकार से बताया कि ऑटम जो है या पतझड़ का जो सीजन है वो वेस्ट वाइन के अकॉर्डिंग कैसे एक प्रकार से प्रकृति को इन्फ्लुएंस करता है। किस प्रकार से जो सूखी पत्तियां हैं, जो जिनका अस्तित्व इस दुनिया में से समाप्त हो चुका है, पतझड़ के मौसम में वो एक ऐसा समय होता है या उस समय बहने वाली वेस्ट वाइन उनके जीवन को नया जीवन प्रदान करती है, या उस पत्ती के पौधे के मृत जीवन को नया जीवन प्रदान करने का काम कौन करता है? वेस्ट वाइन करता है। कैसे करता है? क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर वर्ड आया था एन्चांटर, एन्चांटर का मतलब होता है जादूगर, तांत्रिक। जिस प्रकार से एक तांत्रिक अपने जादू टोनों को यूज करने के बाद में किसी प्रेतात्मा को अपने साथ ले जाता था, बिल्कुल वैसे ही वेस्ट वाइन भी उन पत्तियों को या उन बीजों को जिनका अस्तित्व खत्म होने वाला है तेज प्रवाह के साथ अपने साथ ले जाती है और जमीन की निचली सतह में ले जाकर उन्हें जमा देती है। और जब ऑटम की यहाँ सिस्टर बताया गया था, स्प्रिंग को, वसंत का जब समय आता है उस समय वो जो पत्तियां जो ऑटम के समय में
बहकर साथ में आई थी वेस्ट वाइंड के, उन्हें नया जीवन मिलता है या उन बीजों को अंकुरित होना होता है और वो बीज अंकुरित होकर अपना नया बर्थ प्राप्त करते हैं। ये सारी चीजें हमने स्टार्टिंग के स्टेंजा में जो 3 ट्रिपलेट्स थे उनमें देखी। आज एक ट्रिपलेट है, एक कपलेट है, क्योंकि इसके लास्ट में जब 14 लाइंस कंप्लीट होंगी तो 8 कनॉट्स के अंदर 4 ट्रिपलेट्स और लास्ट में एक कपलेट्स होगा। सारे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 14 लाइंस मिलती है ना। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये सोनेट नहीं है, सोनेट के सिमिलर एक एग्जाम्पल है, बट इसे ऑड एक लिटरेरी टर्म माना गया है। नाउ वी डिस्कस ऑन द पोएम। Her clarion over the dreaming earth and fill driving sweet birds like flocks to feed in air with living hues and adorns plain and देखिए अच्छी लाइन है। क्या कहना चाहता है यहाँ पर पोइट? यहाँ पर पीवी शेयरी बताते हैं कि हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। ड्रीमिंग अर्थ का मतलब यहाँ है स्वप्न ले रही धरती। अब स्वप्न ले रही धरती का कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब है कि धरती जो सो रही है। इट मीन्स वो बीज जो वेस्ट वाइंड के साथ उड़कर आए थे, उन्होंने क्या किया था? एग्जाम्पल से हमने समझा था कि जिस प्रकार से एक मुर्दा, कॉप्स का यूज किया था वर्ड का, एक मुर्दा अपनी कब्र में स्थायी रूप से लेटा रहता है, उसी प्रकार वो बीज भी धरती के अंदर क्या हो चुके थे? स्थायी रूप से लेट चुके थे। लेकिन जब ऑटम की सिस्टर स्प्रिंग आई तो उन बीजों को क्या हुआ? नया जीवन प्रदान हुआ। इन्होंने कहा पढ़ते से हर क्लॉरियन और द ड्रीमिंग अर्थ एंड फील। ये क्लॉरियन जो वर्ड है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम इसे एक बाजा बोल सकते हैं, उसके लिए यूज किया गया है। क्या क्लॉरियन और द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। पहले ऊपर की लाइन को समझते हैं कि ये जो सोई हुई धरती है, ये इस क्लॉरियन की ध्वनि को सुनने के बाद जागने का प्रयत्न करती है। इट मीन्स धरती नहीं जाग रही है। यहां पोइट कहना चाहता है कि जो धरती के अंदर वो बीज हैं जिन्हें वेस्ट वाइंड अपने साथ ऑटम में लेकर आई थी, अब उनके जागने का, इट मीन्स उनके अंकुरित होने का, उनके बाहर निकलने का समय हो चुका है। तो ये पहली लाइन से यहां कहा गया है कि क्लॉरियन और द ड्रीमिंग अर्थ एंड अब वो समय आ चुका है जब ये सोई हुई धरती अपने सपनों को छोड़ दे या सपनों से जाग जाए। इट मीन्स उसके अंकुरित होने का समय आ गया। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स। स्वीट बर्ड्स यहां पर नन्ही कलियों को कहा गया है। नन्ही कलियां मतलब जो कलियां अभी अभी खिलने वाली, क्योंकि जो बीज थे उनका अब स्प्रिंग के सीजन में निकलना या खिलना ये तय है, तो उन्हें स्वीट बर्ड्स के नाम से एड्रेस किया गया है। इसलिए कहा ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, जो अपने साथ तुम बीजों को लेकर आई थी वेस्ट वाइंड, अब वो किसमें परिवर्तित होने वाले हैं? स्वीट बर्ड्स का मतलब खूबसूरत कलियों में परिवर्तित होने वाले हैं, क्योंकि जो नन्ही कलियां इस पृथ्वी पर निकल के आएंगी, जिन्हें अब नया जीवन मिलेगा, वो कैसी दिखाई देंगी? वो आकार में, रंग रूप में बहुत सुंदर दिखाई देने वाली है। इसलिए कहा कि उस सोई हुई धरती के अंदर बीजों के अंकुरित होने का समय है, जो किसका रूप धारण करेंगे? नन्ही कलियों का रूप धारण करेंगे। लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। फ्लॉक्स जो वर्ड है, फ्लॉक्स का मतलब होता है, जैसा एक वर्ड आता है हर्ड। हर्ड होता है झुंड, वैसे फ्लॉक्स भी झुंड है। किसका झुंड है ये भेड़ों का एक झुंड है, भेड़ बकरियों का झुंड है। इन्होंने कहा लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। फीड का मतलब होता है चराने ले जाने के लिए, उनको भोजन करवाने ले जाने के लिए। एयर यहाँ पर हवा नहीं है, एयर का मतलब यहाँ मैदान है। बिल्कुल उन नन्ही कलियों का खिलना इस समय इस प्रकार से भरा हुआ दिखाई देता है, जैसे मानो एक भेड़ों का समूह खुले हुए किसी चरागाह में पहुंच जाता है। क्या करने के लिए? चरने के लिए। और उस समय वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसलिए यहां पर एक एग्जाम्पल कंपैरिजन में लाया गया है। कौन सा एग्जाम्पल? उन्होंने कहा कि लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। जिस प्रकार एक खुले मैदान में भेड़ों का एक झुंड क्या करने के लिए आता है? फीड का मतलब अपना भोजन करने के लिए आता है, या अपना जो भी वो चरना, उसका जो एक्टिविटी है वो करने के लिए आता है। तो यहाँ का फ्लॉक्स का मतलब क्या हुआ? ए हर्ड ऑफ भेड़ों का एक समूह। करेक्ट।
उन्होंने कहा, तो यहां से अगर हम लाइन को वापस से पढ़ें कि टेलोरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिर ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, कि अब वो समय है जब इस धरती जिसने अभी तक सोया हुआ रूप धारण किया था वो जाग चुकी है। इट मीन्स उसमें से बीज अंकुरित हो चुके हैं, उन्होंने नन्ही कलियों का रूप धारण कर लिया है और वो इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं मानो भेड़ों का एक समूह किसी चरागाह में भोजन करने के लिए पहुंच चुका। बहुत सिंपल लाइन है। उन्होंने कहा कि लिविंग ह्यूज, ह्यूज एक वर्ड है, ह्यूज का मतलब होता है विभिन्न रंग, डिफरेंट कलर्स, है ना। और ये जो नन्ही कलियां हैं ये क्या है, अलग अलग रंगों की हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। ऑर्डर्स का मतलब होता है गंध या सुगंध, और इन नन्ही कलियों को जब हम देखते हैं तो अलग अलग कलर और अलग अलग गंध हमें दिखाई या सुनाई या महसूस होती है। अब गंध दिखाई तो नहीं देगी, ऑब्वियसली बात है, वो तो क्या होगी, उसे तो केवल हम स्मेल ही तो कर सकते हैं, ठीक है। विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड, प्लेन का मतलब मैदान और हिल का मतलब पहाड़ी क्षेत्र, और उन बीजों का अंकुरण हर जगह एक समान सुंदर दिखाई दे रहा है, चाहे बात कर ले मैदानी क्षेत्र की, चाहे बात कर ले हिल क्षेत्र का मतलब पहाड़ी क्षेत्र की। यदि हम उन बीजों के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, उन बीजों के विषय में कोई बात बताना चाहते हैं, तो चाहे मैदानी क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में वो कलियां अपने विभिन्न रंगों के साथ, विभिन्न गंध या विभिन्न खुशबू के साथ अपनी छटाओं को, अपनी खूबसूरती को बिखेरती हुई चारों तरफ बहुत सुंदरता या बहुत सौंदर्य का प्रचार प्रसार कर रही है। करेक्ट। तो यहां भी पोइट जो है वो इस प्रकार से उनकी विशेषताओं का उल्लेख करता है मानो उनकी खूबसूरती को, नेचर की उस ब्यूटीनेस को वो हर एक चीज के साथ कंपेयर करे और उनकी ब्यूटीनेस को बाकी चीजों से क्या करे, वो बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करे। तो बहुत सिंपल सा लास्ट का ट्रिपलेट रहा, एक बार स्टार्ट से वापस से रिपीट कर देंगे। हर कैलोरियन और द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल driving sweet birds like flocks to feed in air with living rules and orders plain and वो टेलोरियन बाजा जो उस पृथ्वी को जगाने का या स्वप्न से उठाने का कार्य करता है और उस नींद से निकलने के बाद अंकुरित बीज नन्ही कलियों के रूप में बदल जाते हैं। वो नन्ही कलियां चारों तरफ ऐसी दिखाई देती हैं मानो भेड़ों का एक समूह चरागाह में चरने के लिए बहुत खूबसूरती से पहुंच चुका है। साथ ही साथ चाहे मैदानी क्षेत्रों की बात करें, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, हम इस बात को देखते हैं कि उनकी जो गंध है, उनकी जो रंग है, वे हमें बहुत खूबसूरत दिखाई। करेक्ट। नाउ लास्ट टू लाइन्स, या मैं कहूं कि लास्ट कपलेट जो है उसके बारे में डिस्कस करें। वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर। वाइल्ड स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। अब जंगली आत्मा, जंगली आत्मा कोई वर्ड नहीं है, आत्मा, आत्मा का मतलब आत्मा को यहाँ, स्पिरिट को यहाँ पर इस प्रकार से सिंबलाइज किया गया है कि उसको केवल एक नेचर की फीलिंग्स के अनुसार फील किया जा सकता है, बल्कि अगर हम कहें कि किसी ने उसे देखा है तो दैट इज इम्पॉसिबल। कोई किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को देख नहीं सकता है, तो उसे अब यहाँ पर स्पिरिट से क्या किया गया है, एक तरीके से कंपेयर करना है। वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, कि हे जो वेस्ट वाइंड, तुम इस प्रकार से हो मानो तुम क्या हो, एक वाइल्ड स्पिरिट हो जिसे कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, फिर भी तुम क्या करती रहती हो, तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है। मूविंग का मतलब मूव करती रहती हो, स्टेबिलिटी नहीं है कि तुम कहीं एक जगह रुक जाओ। वाइंड रुक सकती है क्या? नहीं रुक सकती, उसका काम तो फ्लो करना है। इसलिए कहा कि हे वेस्ट वाइंड, तुम्हें मैं एक स्पिरिट की भांति एड्रेस करता हूं, एक स्पिरिट की भांति समझता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो नेचर है, तुम्हारी जो क्वालिटी है, वो क्या करने की है, मूव करने की है। कंटिन्यूली तुम मूविंग करती रहती हो, तुम एक जगह रुकती नहीं हो। इसलिए कहा कि वेस्ट वाइंड, तुम एक वाइल्ड स्पिरिट जैसी हो और हर समय क्या करती रहती हो, कोई ना कोई मूवमेंट करती रहती हो, तुम्हें एक जगह रुक जाने की आदत। लास्ट में कहा डेस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, ये वेस्ट वाइंड के लिए यूज हुआ है।
डेस्ट्रॉयर का मतलब होता है विनाशकारी, ठीक है, विनाशकारी। तुम जो वेस्ट वाइंड को यहां डेस्ट्रॉयर क्यों कहा है, क्योंकि वो उन पत्तियों का, उन फूलों का जिनका समय अब खत्म हो चुका है, उनके जीवन चक्र को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो उसके लिए तो इस वेस्ट वाइंड को क्या माना गया है, डेस्ट्रॉयर माना गया है। और प्रिजर्वर का मतलब होता है जन्म देने वाला, जन्मदाता जिसे हम कहते हैं। तो और प्रिजर्वर क्यों हो, क्योंकि जब तुम वेस्ट वाइंड उन्हें अपने साथ बहाकर दूसरी जगह ले जाती हो, उसी के बाद नए बीजों के रूप में प्रकृति के लिए इस खूबसूरती का जन्म होता है। तो यहां वेस्ट वाइंड को दोनों रूपों में संबोधित किया गया है। उसे क्या माना गया है, डेस्ट्रॉयर भी माना गया है और साथ ही साथ उसे प्रिजर्वर भी माना गया है। उसके साथ में उन्होंने रीजन भी बता दिया कि उन पत्तियों के जीवन चक्र को समाप्त करने का जो एक प्रकार का ब्लेम होगा वो भी तुम्हारे ऊपर ही होगा, क्योंकि उनका जीवन चक्र खत्म भी तुम करने वाली हो और उन्हें प्रिजर्वर के रूप में भी तुम ही लाने वाली हो। हियर ओ हियर, अरे सुनो वेस्ट वाइंड मेरी बातें सुनो। तो ये पूरा का पूरा पोएम का पार्ट था। एक नोट्स हमने पढ़ा, नोट्स के बारे में बताया। इस प्रकार से इस पूरी पोएम को बड़ा लार्जली लिखा गया है। 5 नोट्स इसमें यूजेज हैं। फर्स्ट नोट्स में 4 ट्रिपलेट्स, एक कपलेट, 14 लाइंस टोटल हुई हैं। इसकी राइम स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे। मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था, इसकी राइम स्कीम ए बी ए, बी सी बी, इस प्रकार से है। जब हम इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको साउंड से वो राइम स्कीम को मैच कर लेना। तो आई थिंक गाइज आपको अच्छे से इस पोएम के बारे में समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं।